दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जीआरएफ में संकलित एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास परीक्षा गुरु के बारे में। ये हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है और ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। यह 1882 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। यह उपन्यास जो है ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो ये जो यूजीसी नेट जीआरएफ में के पाठ्यक्रम में रखा गया है, जो हिंदी का सिलेबस है उपन्यास का, इसमें परीक्षा गुरु जो है ये उपन्यास सिलेबस में रखा गया है। तो आज हम इसको बहुत अच्छी तरह से हम इसको देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमने इसमें रखा है। वैसे तो ये जो उपन्यास है बहुत बड़ा उपन्यास है, लेकिन हम जो परीक्षा में आने वाले जो जो टॉपिक हैं उस पर हमने बात करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं ये जो हिंदी उपन्यास की हमारी जो श्रृंखला चल रही है, इसका आज दूसरा पार्ट है। दूसरा जो उपन्यास है यूजीसी नेट जीआरएफ में वो परीक्षा गुरु ही है। पहला हमने देवरानी जेठानी की कहानी उसको मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया है, और आज दूसरी क्लास है जो आज परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा जो लिखा गया है, इसको आज हम परीक्षा गुरु को पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा उपन्यास है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो सबसे देखते हैं जो परीक्षा गुरु है और ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। ये हमारे किसमें यूजीसी नेट जीआरएफ में हिंदी साहित्य से जो यूजीसी नेट जीआरएफ कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके सिलेबस में रखा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग से हिंदी का पहला उपन्यास माना है। क्या है? जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिनके जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखे हैं, इन्हीं के हिसाब से हम जो ये हिंदी साहित्य की इनकी बुक है, इन्हीं के हिसाब से हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। ये सर्वमान्य मत से माना गया है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में लिखा है। तो इन्होंने लिखा है कि जो परीक्षा गुरु उपन्यास है ये अंग्रेजी ढंग से हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अगर ये आपके पेपर में पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना गया है, तो आपको किसे कहा जाएगा? परीक्षा गुरु को आपको बताना है। परीक्षा गुरु है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा पहला उपन्यास माना गया है। देवरानी जेठानी की कहानी, ये जो ईस्वी के हिसाब से यानी सन के हिसाब से जो है वो पहला उपन्यास माना जाता है। वो 1872 ईस्वी में लिखा गया था, जो हमने पहले ही उसको बता दिया है। तो आज ये दूसरा जो परीक्षा गुरु है, आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपन्यास के लेखक श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास जी ने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी भाषा की नई चाल की पुस्तक कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास में लेखक ने खुद निवेदन किया है, मतलब निवेदन उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल का पुस्तक कहा है। क्या कहा है? अपनी भाषा में किस उपन्यासकार ने अपनी भाषा की नई चाल का पुस्तक कहा है? तो वो कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। वो किस उपन्यास में कहा है? परीक्षा गुरु उपन्यास में कहा है। लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु प्रेरणा स्रोत के लिए भारतादि संस्कृत गुलदस्ता बगैर फारसी इंस्पेक्टर लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर, पुराने लेखों, स्त्री बोध और वर्तमान के रिसालों को श्रेय देते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसको आपको जितने भी इसमें लिखे आपको दिख रहे हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक एक शब्द को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें कोई कुछ भी पूछ लिया जा सकता है।
और उसके बाद में फिर देखते हैं उपन्यास में तत्कालीन, जो उपन्यास में है क्या है, तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है। इसमें आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा कि परीक्षा गृह में मध्यवर्गीय, नहीं इस तरह का नहीं पूछेगा, इसमें ये पूछेगा कि किस उपन्यास में तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण किया गया है या किस में मिलता है। तो आप किस में बताएंगे, ये परीक्षा गुरु में मिलता है, इसमें तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण मिलता है। उसके बाद में देखते हैं यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है। इस जो यह उपन्यास है इसमें कथा प्रधान है नहीं है, जो इसमें जो कथा हम कह रहे हैं इसका ये प्रधान नहीं है, बल्कि इसका जो उपदेश है ये बहुत प्रधान है, इसे प्रधान माना गया है, माना नहीं गया है बल्कि है, इसका जो उपदेश है वो प्रधान है और उपन्यास की जो कथा है वह प्रधान नहीं है। इसके सबसे पहले हम पात्र की बात कर लें। पात्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पात्र को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाला मदन मोहन, जो इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। उपन्यास के क्या है, मुख्य पात्र हैं। कौन है, लाला मदन मोहन, जो उपन्यास के मुख्य पात्र हैं, जो एक धनवान व्यापारी हैं। क्या है, जो लाला मदन मोहन है वो क्या है, एक धनवान व्यापारी हैं। उसके बाद में हम देखते हैं लेकिन गलत संगत में फंसा रहता है। क्या रहता है, गलत संगत में जो मदन मोहन रहता है वो व्यापारी रहता है, बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन वो गलत संगत में, जैसे किसी के गलत संगत में वो फंस गया, अंत में जेल जाता है। क्या है, अंत में जेल जाता है, जहां से एक सच्चा मित्र उसे बचाकर लाता है। क्या है, एक सच्चा जो मित्र होता है उसे बचाकर लाता है। वो कौन लाता है, लाला ब्रज किशोर। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये इनके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, इनको हर सुख दुख में काम आते हैं। कौन है वो, लाला ब्रज किशोर। तो हम लाला ब्रज किशोर को देखते हैं, ये लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र है। क्या है, जो लाला ब्रज किशोर है वो मदन मोहन का क्या है, सच्चा मित्र है, उसे हमेशा सही सलाह देता है। क्या है, जो लाला ब्रज किशोर है वो किसको, मदन मोहन को जो है वो अच्छी सलाह देता है और अंत में निकाले जाने पर अपने मित्र को जेल से बचा लाता है। क्या है, उसको उसकी कहान मतलब जो कहना नहीं मानता है और उसको अंत में निकाले जाने पर भी वह क्या है, जो लाला ब्रज किशोर है वो अपने घर से इनको मतलब भगा देता है। लाला ब्रज किशोर को निकाले जाने पर भी मित्र को जेल से बाहर बचा लाता है। पेशे से वकील और समझदार इंसान है। क्या है, वकील है। लाला ब्रज किशोर कौन है, क्या है, जो परीक्षा गुरु उपन्यास इसमें लाला ब्रज किशोर क्या है, वकील है। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में मुंशी चुन्नीलाल, जो मदन मोहन का चापलूस मित्र है। चापलूस मित्र क्या है, मुंशी चुन्नीलाल चापलूस मित्र है। पहले लाला ब्रज किशोर के यहाँ, पहले जो लाला ब्रज किशोर कौन है, अभी हमने पढ़ा, वो पेशे से वकील है, एक समझदार इंसान है। उनके यहाँ 10 रुपए में महीने का नौकरी करता था। जो मुंशी चुन्नीलाल है वो 10 रुपए महीने नौकरी किसके यहाँ करता था, लाला ब्रज किशोर के यहाँ करता था। इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मास्टर शंभू दयाल, ये जो मास्टर शंभू दयाल हैं ये लाला मदन मोहन की अंग्रेजी बढ़ाने के लिए रखा गया था। ये जो मदन मोहन थे ये धनवान व्यापारी थे, तो इनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो ये जो मास्टर शंभू दयाल हैं ये लाला मदन मोहन के लिए को अंग्रेजी पढ़ाते थे। इनको रखा गया था कि केवल आप लाला मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाइए, तो अंग्रेजी पढ़ाता था। बाद में उसकी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करता था, यानी उससे भी चापलूसी करता था। जो मास्टर शंभू दयाल था वो मदन मोहन से चापलूसी करता था। इसमें कुछ शब्द उल्टा लिख गए हैं, उल्लू इसमें चाहिए था, उल्लू चापलूसी में इस तरह लिखा रहता है, चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करता था। उसके बाद में देखिए हरिकिशोर, हरिकिशोर लाला मदन मोहन से बैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़काकर लाला मदन मोहन को के ऊपर मुकदमा करवाता है, मोहन पर मुकदमा
करवाता है। क्या है, जो हरकिशोर रहता है वो सबसे बैर हो जाता है। जो लाला मदन मोहन है इसके मुख्य पात्र हैं जो परीक्षा गुरु के उपन्यास के, जो लाला मदन मोहन से बैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़का कर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवाता है। उसके बाद में आप गौण पात्र देख लीजिए। गौण पात्र भी आपको याद रखना जरूरी है। जो कामनी है वो मदन मोहन की पत्नी है। जो प्रियवंदा है ये लाला ब्रज किशोर की पत्नी है। पंडित पुरुषोत्तम दास जो है ये क्या है, ये मित्र हैं। किसके मित्र हैं, ये मदन मोहन के मित्र हैं। उसके बाद में हाकिम अहमद हुसैन जो हैं ये भी मित्र हैं। बाबू बैजनाथ जो हैं ये भी मित्र हैं। लाला हरदयाल जो हैं ये भी मित्र हैं। और जो हरगोविंद है वो पानशारी का लड़का है। उसके बाद में मिस्टर ब्राइट ये भी मित्र ही होंगे। तो उसके बाद में हम देखते हैं, सबसे पहले हमने किसको देख लिया, इसका मुख्य पात्र कौन है, लाला मदन मोहन। उसके बाद में लाला ब्रज किशोर, लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र। मुंशी चुन्नीलाल जो मदन मोहन का चापलूस मित्र था। उसके बाद में शंभू दयाल जो है मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाते थे। जो हरकिशोर हैं वो क्या है, जब लाला मदन मोहन से बैर हो जाता है तो जितने भी व्यापारी होते हैं उनको सबको भड़काकर इसके मदन मोहन के ऊपर क्या करवाता है, मुकदमा करवा देता है। गौण पात्र में आप देख ही लिए, कामनी हो गई, प्रियवंदा हो गई जो ब्रज किशोर की पत्नी है, कामनी जो मदन मोहन की पत्नी है, इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पंडित पुरुषोत्तम दास जो मित्र हैं, हाकिम अहमद हुसैन मित्र हैं, बाबू बैजनाथ मित्र हैं, लाला हरदयाल मित्र हैं, हरगोविंद पानसारी का लड़का है, मिस्टर ब्राइट। उसके बाद में जो है निश्चंद मोदी हैं और आगा हसन जान है, इनको आपको ध्यान रखना है। हम कथासार की ओर चलते हैं। कथासार तो हम पहले ही देख लिए, आपको समझ में ही आ गया होगा कि ये अब आप कथा सार पढ़ेंगे तो हम कथा सार देखते हैं। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक क्या है, इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन की है जो समृद्ध वैश्य परिवार में जन्म लेता है। क्या, इस उपन्यास की जो कहानी एक दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन की है जो समृद्ध वैश्य परिवार में जन्म लेता है और उसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है। ये जो लाला मदन मोहन होता है ये कारोबारी व साहूकार तो था, लेकिन जो इसको धन दौलत मिली थी वो उनके पिता की मेहनत से इनको जो दौलत है वो विरासत में भी मिली थी। इनको बहुत दौलत, इनके पिता भी बड़े कारोबारी थे तो उनकी दौलत भी इनको मतलब बड़ी दौलत इनको जो है वो विरासत में मिली थी। मतलब ये खानदानी रईस थे और ये एक समृद्ध वैश्य परिवार से थे तो दौलत इनको विरासत में मिलती है। वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर अपनी लगातार अपव्यय करता है। क्या है, वो जो पश्चिमी आधुनिकता से वह प्रवाह में पड़कर जो अपनी लगातार जो अपनी क्षमता है उसको मतलब गलत संगत में मतलब पढ़कर वो गलत काम करने लगता है, इसलिए वो कर्जे में डूब जाता है। इतना बड़ा साहूकार और कारोबारी होकर भी मदन मोहन जो है वह आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर वो लगातार अपव्यय करता है। वो युवा अवस्था से क्या है, वो युवा अवस्था से ही गलत संगत में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। क्या है, अपनी सारी दौलत जो है वो खो बैठता है गलत अवस्था में पड़कर। जो लाला मदन मोहन वो गलत, उनके जो मित्र थे वो सब गलत थे, उनको गलत संगत में उनको युवा अवस्था यानी जब वो युवा थे, जब वो गलत संगत में पड़ गए थे तभी से उनकी जो जायदाद थी वो वहां से घटने लगी। वो मतलब गलत काम करने लगे, अय्याशी करने लगे, गलत मित्रों के साथ गलत संगत में पड़कर अपनी सारी जो दौलत है वो खो बैठता है। उसे आदमी की परख नहीं है। जो लाला मदन मोहन थे उनको क्या थी, आदमी की परख नहीं थी कि कौन हमारे साथ गलत कर रहा है और कौन सही कर रहा है, गलत परख नहीं है।
वह अपने सच्चे मित्र ब्रज किशोर, क्या वो अपने सच्चे मित्र ब्रज किशोर जो उसके हर अनुचित कार्य से पहले उसे टोकता था, उसे जो इसका अच्छा सच्चा मित्र था लाला ब्रज किशोर, वो जो पेशे से वकील भी था, जो मदन मोहन अनुचित कार्य करते थे, कोई गलत कार्य करते थे तो उनको लाला ब्रज किशोर रोकते थे, उसे करने से पहले टोकता था लेकिन पर उसे दूर कर देता था। मतलब जो गलत संगति थी ना, जो गलत संगत थी जो ब्रज किशोर बताते थे वो लाला मदन मोहन के को नहीं समझ में आता था, तो इसलिए उनको दूर कर देते थे। जबकि चुन्नी लाल शंभू दयाल आदि को अपने साथ रखता था। किसको? जो चुन्नी लाल थे और जो शंभू दयाल उनको अंग्रेजी पढ़ाते थे, मास्टर शंभू दयाल, और चुन्नी लाल जो उनका चापलूस मित्र था, उनको उनकी बात जो मानते थे, लाला ब्रज किशोर की बात जो थी वो नहीं मानते थे, अपने साथ रखता था। और वो सारी अवसरवादी लोगों को हर अनुचित कार्य करने पर प्रोत्साहन देते थे। जब वो जो अवसरवादी लोग थे, जो चुन्नी लाल, शंभू दयाल और उनके जो मित्र थे, जब भी ये कोई गलत काम करते थे तो उनको प्रोत्साहन देते थे कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जो उनके चापलूस मित्र थे उसकी खुशामद करते थे। क्या थे? उससे खुश होते थे, उनको भी खुश करते थे। लाला मदन मोहन को भी खुश करते थे। उनके जो मित्र थे वो भी प्रोत्साहन यानी देकर उन्हें भी खुशामद करते थे तथा उससे अपनी स्वार्थ सिद्ध करते थे। किससे? जो कार्य करते थे उससे जो उनका स्वार्थ था वो अपनी स्वार्थ सिद्ध करते थे। इन लालची द्वारा दी गई गलत सलाह के कारण, इन लालची जो मित्र थे लाला मदन मोहन के, इनके कारण मदन मोहन को जल्द ही कर्ज में डूब जाता है, जल्द ही कर्ज में डूब जाते हैं। मदन मोहन जो होते हैं वो गलत संगत में पड़कर क्या है, कर्जे में डूब जाते हैं। उसी समय हरकिशोर, क्या है, जो हरकिशोर हमने बताया कि इससे बैर हो जाती है, जो मदन मोहन से बैर हो जाती है और उसका बैर हो जाता है, वह सारे लेनदारों को इकट्ठा करके लाला मदन मोहन के ऊपर मुकदमा करवा देता है। क्या है? लाला मदन मोहन के ऊपर मुकदमा करवा देता है। विपत्ति के समय, क्या है, आप एक बात देख लीजिए, विपत्ति के समय लाला मदन मोहन के सारे कपटी लालची मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं। और जब वो कर्जे में डूब गए, उनके ऊपर जब मुकदमा हो गया, जो उनके चापलूस मित्र थे लाला मदन मोहन के, वो क्या है, वो साथ छोड़ दिए। किसका? मदन मोहन का जो साथ छोड़ दिए। और अंत में उसका सच्चा शिक्षित बुद्धिमान वकील मित्र लाला ब्रज किशोर उसका साथ निभाता है। अंत में किसका, वो कौन साथ निभाता है? जिसको बार बार उसका कहना नहीं मानते थे, जो लाला ब्रज किशोर का कहना मदन मोहन नहीं मानते थे, वही मित्र उनका आज साथ दे रहा है। और सभी जो चापलूस मित्र थे वो छोड़कर चले गए। ब्रज किशोर उसका साथ निभाता है और उसकी खोई हुई संपत्ति वापस दिलवाता है। उसकी जो खोई हुई संपत्ति वो भी दिलवाता है, क्योंकि वो वकील रहता है, जो ब्रज किशोर है वो वकील रहता है। तो जो मदन मोहन की जो संपत्ति थी वो वापस दिलवा देता है। अंत में लाला मदन मोहन को अपनी गलतियों का एहसास होता है। जो मदन मोहन थे उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह चापलूसी करने वाले मित्रों का दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। यानी वो अब उनसे कभी नहीं मिलता है, वो अपनी कान पकड़कर तौबा कर लेता है कि अपने मित्रों से, अब चापलूस मित्रों से कभी नहीं मिलेंगे। तो ये था इसका कथा सार। इसको एक बार आप नहीं, 2-3 बार आप देख लीजिए, आपके दिमाग में चला जाएगा। उसके बाद में आप विशेष में देख लीजिए, विशेष भी देखना आपको बहुत जरूरी है। जैसे उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट तथा यथार्थ का चित्रण किया गया है। इस जो उपन्यास है, जो परीक्षा गुरु उपन्यास है, ये पहला उपन्यास है। क्या है? हिंदी का अंग्रेजी ढंग से पहला उपन्यास है। वो किसके द्वारा माना गया है? ये शुक्ल जी द्वारा हमारे माना गया है। तो इसमें विशेष में आप पहले देख लीजिए, उपन्यास का जो प्रतीकात्मक रूप से
ईस्ट इंडिया, जो इसका प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण, जो भारत का आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। किसका? लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। उसके बाद में और देखते हैं विशेष में, इस उपन्यास के हर प्रकरण की शुरुआत संस्कृत, ब्रज, फारसी आदि भाषा के साथ इंग्लैंड, यूनान आदि के प्रमुख विद्वान के विचारों के पदानुसार होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना है। एक एक टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इस उपन्यास के हर प्रकरण की शुरुआत जो है वो संस्कृत, ब्रज, फारसी आदि भाषा के साथ इंग्लैंड, यूनान आदि के प्रमुख विद्वानों के विचारों के पदानुसार होती है। उसके बाद में ये उपन्यास दिल्ली के आसपास की बोले जाने वाली भाषा में लिखा गया है। ये जो परीक्षा गुरु उपन्यास है, ये जो दिल्ली की आसपास भाषा में जो भाषा बोली जाती है, इसके क्षेत्र में जो आसपास क्षेत्र में भाषा बोली जाती है, उस भाषा में लिखा गया है। उपन्यास में आए पदों की भाषा ब्रज है। जो पद हैं, जो उपन्यास में पद आए हैं, उसकी जो भाषा है क्या है? ब्रज है। जबकि गद्य में भाषा खड़ी बोली और उस युग का प्रभाव का कारण है। क्या है? उसका जो इसमें जो पद आते हैं, यानी जो दोहा आते हैं या कुछ भी जो पद में आते हैं, वो भाषा ब्रज है। और जबकि जो गद्य में जो भाषा है वो खड़ी बोली है। इसमें दो बोलियों का प्रयोग किया गया है, गद्य और पद के हिसाब से। तो उस युग के प्रभाव का कारण है ये जो गद्य और पद में भाषा लिखा गया है। उपन्यास में तत्कालीन समाज के व्याप्त अशिक्षा, लोक प्रपंच, दिखावे और दंडनीय स्थिति की समस्या आदि पर प्रकाश डाला गया है। किस पर? उपन्यास की में तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा, लोभ, प्रपंच, दिखावे और दंडनीय स्थिति की समस्या आदि पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद में प्रमुख उदाहरण देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। क्या है ये? जो अपनी चाल में, अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक होगी। यह सच है कि नई चाल की चीज देखने को सबका जी लग जाता है, परंतु पुरानी रीत के नाम मन में समाये रहने और नई रीत को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पढ़ने वाले का जी कुछ उलझने लगता है और मन उछत जाता है। उसके बाद में देखते हैं, बलियत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार में मकड़ी की जाले ना बनाएं। आप परीक्षा करके हर के पदार्थ का स्वभाव जाने। ये किसका कथन है? ये मिस्टर ब्राइट का कथन है। कथन कई बार बहुत पूछा जाता है। कम से कम आपको उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, कविता में तो ऐसे कथन नहीं होता है। इसमें आपको कथन बहुत मिलेंगे। कम से कम 15 नंबर का आपको कथन पूछा जाता है सब मिला के। तो आपको कथन भी आपको बहुत जरूरी है कि कौन सा कथन किसने कहा है। तो इसको आप देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट कथन है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। प्रीति का सुख ऐसे ही अलौकिक है। संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए, अस्त्र और पहने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको भी अपने दुख सुख के साथी, परोपम मित्र का आगे अपना दुख रोक कर छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुन कर उसके जी भर जाने पर, उसके धैर्य देने पर, उसके हाथ से अपनी दबदबाई हुई आंखों के आंसू पहुंच जाने पर अपने संतोष होता है। यह किसी बड़े राजा को लाखों रुपए खर्च करने से भी नहीं होता। ये किसका है? ये लाला हृदय दयाल का है। हृदय
दयाल का जो है ये कथन है। तो कथन को आप देख लीजिएगा, कुछ कथन और हैं, इसको देख लीजिए। परोपकार इच्छा ही अत्यंत उपकारी है। क्या है? परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी, फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परवराद का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उसे संसार में आलस्य और पाप की बुद्धि होगी। इस तरह कुपुत्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियां को सामान रखने वाली, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। ये क्या है? लाला ब्रजकिशोर की जो है ये कथन है। उसके बाद में हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने के लायक सब समान बहुत से मौजूद हैं। केवल नदियों के पानी ही 172 तरह की कलें चल सकती हैं, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास मुख में नहीं जाती। नई नई युक्तियों का उपयोग किए बिना काम नहीं चलता। लाला ब्रजकिशोर की कथन है। उसके बाद में मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है और उसे हर्ज पड़ने से दुख होता है। मिस्टर शंभू दयाल, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये। उसके बाद में हम देखते हैं हिंदुस्तान की उन्नति नहीं होती, विद्याभास के गुण कोई नहीं जानता, अखबारों की कदर कोई नहीं करता, अखबार जारी करने वाले को नाफे के बदले नुकसान उठाना पड़ता है। हम लोग अपनी दिमाग खिपाकर देश की उन्नति के लिए आर्टिकल लिखते हैं, परंतु अपने देश के लोग उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। ईश्वर ने मनुष्यों का स्वतंत्र बनाया है और स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों का अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई। लाला ब्रजकिशोर की ये कथन है। वर्तमान समय के अनुसार सब फायदे की बातें पर सत्शास्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करनी सच्ची स्वतंत्रता है। लाला ब्रजकिशोर। दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं, बल्कि आगे के लिए अपराधों से लोगों को बचाने का है। ये मिस्टर शंभू दयाल का कथन है। आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं होती, उसके बर्ताव ऐसे होते हैं। ये लाला ब्रजकिशोर का कथन है। तो आपको मुख्य जो चीजें थी उसको हमने बता दिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है ये? परीक्षा गुरु उपन्यास, ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया। यह उपन्यास 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह हिंदी का अंग्रेजी ढंग से सबसे पहले उपन्यास माना गया है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल से के हिसाब से पूछे तो आपको परीक्षा गुरु ही बताना है। अगर आपको सर्वमान्य मत से पारित जो है मान्य है उसको भी परीक्षा गुरु है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है तो भी आपको परीक्षा गुरु ही बताना है। और ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये 1882 ईस्वी है। आप इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग से हिंदी का पहला उपन्यास माना है। उपन्यास में लेखक श्रीनिवास दास जी ने निवेदन है कि उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल का पुस्तक कहा है। इसको आप देख लीजिए। उपन्यास के तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है, जो पश्चिमी आधुनिकता का
से विशेष प्रभावित थे। उसके बाद में यह जो उपन्यास है इसका कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है। पात्र में हम आप बात के लिए जो मुख्य पात्र है वो लाला मदन मोहन है, जो उपन्यास का मुख्य पात्र है। एक धनवान व्यापारी है लेकिन वो गलत संगत में फंसा रहता है, अंत में जेल जाता है जहां से वह सच्चे मित्र उसे बचाकर लाता है। लाला बृजकिशोर जो है लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र जो हमेशा सही सलाह देता है और अंत में निकाले जाने पर अपने मित्र को जेल से बचा लेता है। पेशे से वकील और समझदार इंसान है। मुंशी चुन्नीलाल जो है मदन मोहन के चापलूस मित्र हैं, जो पहले लाला बृजकिशोर के यहाँ 10 रुपए महीने नौकरी करता था। मास्टर शंभू दयाल है जो लाला मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था और उसे चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करता था। जो हरकिशोर है वो लाला मदन मोहन से वैर हो जाने के कारण व्यापारियों को भड़काकर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवाता है। गौण पात्र में आप देख लीजिए, जो कामनी है मदन मोहन की पत्नी है। प्रियवंदा है जो क्या है ब्रजकिशोर की पत्नी है। जो पंडित पुरुषोत्तम दास है मित्र है। हाकिम अहमद हुसैन है मित्र है। बाबू बैजनाथ मित्र। लाला हृदय दयाल जो है वो मित्र है। हरगोविंद पांचाली का लड़का है। मिस्टर ब्राइट हो गए और उसके अंदर में निहाचंद मोदी हो गए। आगा हसन चान हो गए। इतना जो है गौण पात्र है। पात्रों को आपको जानना बहुत जरूरी है। कथा सार आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में हम विशेष में देख लीजिए, उपन्यास का प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है और इस उपन्यास में हर प्रकरण की शुरुआत संस्कृत ब्रजभाषी से होती है। भाषा के साथ इंग्लैंड, यूनान आदि के प्रमुख विद्वानों के विचारों की पदा अनुसार से होती है और उपन्यास दिल्ली के आसपास या जो परीक्षा गुरु उपन्यास है यह जो दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली भाषा में यह उपन्यास जो लिखा गया है। उपन्यास में आए पदों की भाषा ब्रज है जबकि गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है यानी है और उस युग के जो वह युग था उस युग का जो प्रभाव है। उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त शिक्षा, लोभ, प्रपंच, दिखावे और दंडनीय स्थिति की समस्या आदि का प्रकाश डाला गया था। इसमें आप कथन पढ़ लीजिएगा तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं इनको हम करवाएंगे, तो इनको आप जरूर देखिएगा। और आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।